आप सभी स्टूडेंट को हमारे एथलेसर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीवी मित्र और शत्रु के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पहले ही हो चुका है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला है, क्या सूक्ष्म जीवी बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे? यदि नहीं तो वे कैसे देखा जा सकते हैं? उत्तर, सूक्ष्मजीवी बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मजीवी को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। इसके बाद है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्गों सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया, कवक या फंजाइम, शैवाल, प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवी के मुख्य वर्ग कौन कौन से है? बैक्टीरिया, कवक या फंजाइम, शैवाल, प्रोटोजोआ। इसके बाद है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थितिकरणीय करने वाले सूक्ष्मजीवी के नाम लिखे। तो आपका हो जाएगा उत्तर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवी का नाम है, पहला है राइजोबियम, दूसरा है नीले हरे शैवाल। पहला क्या चीज हो जाएगा? राइजोबियम, दूसरा हो जाएगा नीले हरे शैवाल। इसके बाद है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवी के बारे में 10 पंक्तियां लिखे। तो आप उसका उत्तर लिखे। उत्तर, बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। आपके यहाँ से क्या चीज हो जाएगा? आंसर। यहाँ से आपका क्या चीज हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला होगा 10 बोला है लिखने के लिए, तो एक नंबर है लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है ईस्ट, एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तीसरा है, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा हो जाएगा राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। पांचवा, कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, पृष्ठ आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। छठा हो जाएगा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद है, ये आपको कल क्लास में पढ़ाया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक के जीवाणु से उत्पत्ति किया जाता है। हम लोग अभी कितना देंगे? 7। आठवां हो जाएगा पेनिसिलिन नामक फफूंदी, पेनिसिलिन नामक का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। आपको एंटीबायोटिक के बारे में भी क्या किया गया, पढ़ाया गया। और 9 नंबर होगा पशु, यहाँ से 9 नंबर है, यहाँ से 9 नंबर है, पशु आहार युक्त फूड आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवी को संचरण रोकना है। 10 नंबर होगा प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्मजीवी को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। जो भी दिक्कत होगी वो पूछ लीजिएगा ऑफलाइन क्लास में, और नहीं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट में भी हम आपके प्रश्न को उत्तर दे देंगे। इसमें है, इसके बाद है सूक्ष्म जीवी द्वारा होने वाले हानियों का वर्णन करें। सूक्ष्म जीवी द्वारा आखिर क्या हानि होता है? अभी हम लोग उससे पढ़े कि लाभ क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे हानि क्या होता है। पहला हानि होता है, कुछ सूक्ष्म जीवी मनुष्य, जंतुओं या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा है, कुछ सूक्ष्मजीवी भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। तीसरा है, संक्रमण होने पर सूक्ष्मजीवी तेजी से फैलते हैं
और दूसरे मनुष्य या जीवों को रोग पैदा करते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी होता है तो खांसने से अगर उसको बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने भी जो उसके मुंह से जो बैक्टीरिया निकलेगा उससे भी उसका खांसी क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। यानी कि एक दूसरे से छुआछूत, हमेशा बोल सकते हैं ये जो होता है छुआछूत का बीमारी हो जाता है। 4 नंबर में होता है मादा एनोफिलीज और एडिज। मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडाइमोनियस एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन्हें इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो सकता है। ये क्या था, सूक्ष्म जीवी से होने वाली हानि। देखिए जिस वस्तु से हमें लाभ होता है तो उस वस्तु से हमें हानि भी होता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें पंखे यानी कि फैन में रहने की ज़्यादातर आदत है गर्मियों के दिन में, तो हम हमेशा गर्मियों के दिन में ही ज़्यादातर फैन का यूज करेंगे। अगर हम फैन का यूज नहीं करेंगे तो हमें गर्मी जो होगा बर्दाश्त नहीं होगा और हम लाइन को क्या करने लगेंगे, कोसने लगेंगे। और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोग जो देहात में जो रहते, हम लोग बिना से भी काम चला लेते, लेकिन आपको आदत हो गया पंखा में रहना, तो उस समय हम लोग बिना से भी काम नहीं चला पाएंगे। हमें क्या चीज़ चाहिए, पंखा ही चाहिए। उसी प्रकार जिस वस्तु से लाभ होता है उस वस्तु से हमें क्या होता है, हानि भी होता है। इसके बाद है एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग एंथ्रेक्स होगा, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर में एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। 6 नंबर अनेक सूक्ष्मजीवी गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। ये सबका 6 नंबर हुआ। 7वां नंबर यहाँ से है हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को भी विषाक्त बना देते हैं। यानी कहने कि जो हम लोग का खाना होता है उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाता है, जिसके कारण से उससे भी हानि हो जाती है और उसे हम लोग खाते हैं तो हमें बॉडी को भी, शरीर को भी नुकसान होता है। इसके बाद है प्रतिजैविक। क्या है प्रतिजैविक, लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर ऐसे औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवी को नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाता है। ये आज ही क्लास में पढ़ाया गया प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी ही असरदार नहीं होगी। अरे कहने का अगर डॉक्टर से सलाह से भी नाप लेते हैं तो अगला बार जब आप दवा खाइएगा तो उतना असरदार नहीं होगा। उसके बाद है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। एक मिनट, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर हो गया था। इसके बाद है सूक्ष्म जीवी, सॉरी, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया, ये भी आज ही की क्लास में पढ़ाया गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसके बाद है विषाणु। विषाणु किसे कहते हैं, वायरस। वायरस क्या है, विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोग के नाम क्या कर बताए। ये कल ही पढ़ाया गया था आपको क्लास में। उत्तर विषाणु, विषाणु जो है वायरस भी एक सूक्ष्म होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी आदि की बीमारी करते हैं। इसके बाद मित्रवत सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं, यह हमारे लिए क्यों उपयोगी। कुछ जीव होते हैं हमारे लिए जो मित्र होते हैं, देखिए इसमें हो जाएगा तो वे सूक्ष्मजीवी जो हमारे लिए लाभदायक, यहाँ पर लाभजनक लिखे हुए, लाभदायक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं।
यह हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन काल से सूक्ष्मजीवी का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीवी मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, यानी कि खेती में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके बाद प्रश्न है, ये प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताएं। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्वेश्चन टाइप करने में, यहाँ पर भी आपका क्या है, ये प्रश्न है। ईस्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ईस्ट में शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद है, ईस्ट में शोषण के दौरान कैसे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो किण्वन प्रक्रिया। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के जाती है। किण्वन प्रक्रिया। किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें इष्ट प्रकृति क्षारका को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? हमारा ये प्रश्न है। तो एंटीबायोटिक देखिए, ऐसे औषधि जो जीवाणु के वृहद को रोक देते हैं या उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाता है। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन, क्या है? मेडिसिन, जो कि दवा है। कोई भी दवा, यानी कि निमोनिसिलेट, पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक का दवा दिया जाता है। लेकिन जो भी जीवाणु आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो उसे ये क्या कर देता है, रोक देता है, और रोकने से उसे बढ़ने नहीं देता है। इसके बाद है, जीवाणुओं और कवकों से उत्पत्ति होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखे। तो पेनिसिलिन, इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए, वीडियो लंबा ना, इसलिए आगे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की और कब की? और 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, याद कर लीजिएगा। प्रश्न है अगला, शिशु एवं बच्चों को शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। जैसे हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। यह आज ही क्लास में पढ़ाया जा चुका है आपको। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो सूक्ष्मजीवी द्वारा फैलाने वाला रोग जो संक्रमित व्यक्ति के मुंह, अभी कहीं आपको बता रहे थे ना, मुंह से भी फैलता है। वायु, सॉरी मुंह नहीं लिखा, वायु, जल, भोजन या काय के संपर्क द्वारा फैलता है, संचरणीय रोग कहलाता है, जैसे हैजा, खांसी इत्यादि। इसके बाद जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम लिखे। राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित सेवा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? तो एक नंबर होता है, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। दूसरा होता है, उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। अगला है, सूक्ष्मजीवी पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा से सड़े पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों का कारक है। सूक्ष्मजीवी मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्मजीवी द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैसे कोई मान के चलिए कि कोई जानवर ही मर गई, उसे फेंक दिया जाता है। उसमें मान के चलिए कि कोई गाय है, मर चुकी है, और उसको क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, तो एक गड्ढे में कोन कर गाड़ दिया गया। इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया लग जाएंगे। क्या चीज़ें लग जाएंगे? बैक्टीरिया। और जैसे ही इसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे, तो इसको खाना शुरू कर देंगे। जब इसको खाना शुरू कर देंगे तो ये क्या होगा, यानी कि जितनी भी इस गाय की जो मांस होगी सब खत्म हो जाए, और खत्म होने के साथ हमें उतना प्रदूषण का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा है। इसके बाद है संचरणीय। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है घरेलू मधु। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है घरेलू मधु। मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए। मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए तो मादा एनोफिलीज मच्छर। ब्रेड या इमली के फूलने का क्या कारक है? तो इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। जो ब्रेड होता है या इमली होता है इसे पानी में डालने पर फूल जाता है तो क्या होता है? इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। डेंगू के वायरस का वाहक का नाम लिखिए तो मादा एडिस मच्छर। डेंगू के वायरस के वाहक का नाम लिखिए तो मादा एडिस मच्छर। मच्छर फैलाने से रोकने के कोई 3 उपाय सुझाए। उत्तर होगा यहाँ सबका आंसर। मच्छर फैलने से रोकने के 3 उपाय निम्नलिखित है। हमें पानी को कभी भी सॉरी यहाँ पर लिखा गया है, डाउट है इसे लिख लीजिएगा आप लोग। हमें पानी को कभी रुका नहीं देना चाहिए। 2 नंबर है इकट्ठे हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास के जगहों को साफ करना चाहिए। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। टाइफाइड रोग आपके शरीर में किस कारण से होता है? इसके द्वारा इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। जो टाइफाइड होता है किसके द्वारा होता है? जल। अगर आप जो पानी पीते हैं घर का पानी चाहे कहीं का पानी, अगर वो पानी खराब रहेगा तो ज़्यादातर उससे क्या चांस है? टाइफाइड रोग होने के लिए। हैजा रोग संचरण का तरीका लिखिए। हैजा रोग किस कारण से ज्यादातर होता है? तो इस रोग का संचरण जल या भोजन द्वारा होता है। हैजा रोग किसके द्वारा? जल या भोजन के द्वारा। परिरक्षक। परिरक्षक किसे कहते हैं? परिरक्षक किसे कहते? उत्तर नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। पश्चीकरण किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा उत्तर दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते। ऐसे करने में सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रुक जाती। इस प्रक्रिया को पश्चीकरण कहते हैं। यानी कि दूध को गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लेते तो इसमें क्या हो जाता है ना, जब दूध को आप गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके बाद है आज ही पढ़ाया गया ये वाला एंटीबायोटिक का प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर होगा ऐसे औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवी को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना भी चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर भी प्रतिजैविक दवाई उतनी असरदार नहीं हुई। ये एक बार क्वेश्चन हो चुके, ये शायद लग रहा है कि रिपीट हुआ है। देखिए अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, यानी कि 2 चैप्टर का सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बना। और ये जो है ना संश्लेषित रेशे का प्लास्टिक, ये जो 3 चैप्टर के क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, जाकर चेक कर देख लीजिएगा और उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसका ऑफलाइन बैच में आपका क्या चीज़ लिया जाए? इसको टेस्ट लिया जाएगा। जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जाए इस सबका टेस्ट होगा आपका।